तो सब कुछ समझ में आया रवि? अब अगली बार समझाना नहीं पड़ेगा मिथुन, तुम लोग के लिए अच्छा मौका मिथुन। ठीक है, कुछ दिन में गांव में भी कुछ हो जाएगा ना, तब तुमको वहां भी पढ़ने में मजा आएगा। दो इसको। बस बस। रवि कॉपी लाया हो इकोनॉमिक्स का बनाया मिथुन? कोई कॉपी नोट्स लाया है? बनाया है? दो तो रिवीजन करवाएंगे। अर्चना एब्सेंट क्यों हो तुम आजकल? टाइफाइड ठीक है ना तबियत? क्या हो गया तबियत को? पानी उनी देख रहे हैं, फिर से नहीं पी रही हो? दो तो कॉपी। कितना करवाए हो? नोट्स बनाए हो? हाँ तब वही बोले, स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दोगे तो दवाई खाना पड़ेगा। ये भुंजा की तरह दवाई मिलेगा, तुम सुबह शाम खाओ। इसीलिए उसको बेटर है कि उससे बढ़िया थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज अभी से करो, थोड़ा थोड़ा अच्छा से सेहत का ध्यान रखो, ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। देखो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय देख लिए इकोनॉमिक्स में, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना देखे और राष्ट्रीय आय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय से क्या है, क्लास का रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग का अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? किसी भी देश में होने वाले क्या विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को संतुलन बनाए रखने की अवस्था क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रियाकलाप को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? चार। वो क्या है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश, इस रूप में देखा था। तो उत्पादन क्या है ये सब पता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह है कि धन प्राप्ति के लिए वस्तुओं और सेवा का उत्पादन कैसे और किन साधनों से किया था, यह क्या कहलाता है? उत्पादन। और जैसे कागज से कॉपी बनाना, ये क्या किया? उत्पादन किया। उसके बाद उपभोग होता है, कि उपभोग क्या होता है के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता पर बल दिया जाता है। जैसे कागज से क्या बना दिए? कॉपी बना दिए। और कॉपी का उपभोग कैसे होगा? लिखने में, पढ़ने में। ठीक है, ये हो गया। विनिमय का अंतर्गत क्या होता है? वस्तु या उत्पादन का साधन का कीमत का निर्धारण कर उसका क्रय विक्रय करना, मतलब विनिमय। और निवेश क्या होता है? भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं का पालन किया जाना, ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। उसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था को देखे थे कितना प्रकार था। नेहा तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। नेहा 2 घंटा क्या बोले तुमको? घर में तुमको जो करना करो, लेकिन यहाँ 2 घंटा हो तो क्या है? नितेश को जैसे दीपक से अलग किए थे वैसे तुमको भी कर देंगे। ठीक है, नितेश दीपक कहाँ रह लो ना? अरे घर में बाढ़ बिगला आर त्रिला। अच्छा आज चलेंगे, हम भी चलेंगे दुनिया। मेरे भी घर में सुबह सुबह फोन आया कि पानी घुस रहा है। ठीक है, तब पानी डूब जाता है हम लोग के घर में, इतना डूब पानी होता है। तब घर दुमला बनाए थे कि तोरा हिन्ना तो नहीं आवे नितेश, कहियो ने हम लोग गाय माल सब नितेश के द्वार पर लगता है। ठीक है, जब पानी आता है तब। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? 2 जैसे व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि, मतलब माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो क्या बोलते हैं? छोटे लेवल पे। ठीक है, व्यक्ति के लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे। और माइक्रो में क्या होता है? मैक्रो में बड़े लेवल पे, बृहद लेवल पे। तो हम लोग देखते हैं माइक्रो में क्या है कि जैसे व्यक्तिगत परिवारों पे या सूक्ष्मता अवस्था में आधारित होता है। एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन किसमें होता है? माइक्रो इकोनॉमी में। और समष्टि अर्थव्यवस्था में, मैक्रो में, इसमें क्या हुआ? बृहद स्वरूप में होता है। देश के स्तर पर होता है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, कुल निवेश, कुल मांग, कुल आपूर्ति, कुल रोजगार संरचना, ये सब क्या होता है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था में यानी समाज और समाज के व्यवहार का अंतर होता है। इसमें सजन कोई दिक्कत इतना दूर में? रेगुलर आओगे तब ना समझ में आएगा, बंक मार देते हो बीच बीच में। यूट्यूब पे देखते हो? मोबाइल है? यूट्यूब पे क्यों ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं बताओ? तुम ही लोग के लिए ना, कि काम आ जाए तो काम भी नहीं रुके और पढ़ाई भी पढ़ाई चलता रहे। ये सब जो खरीदे हैं, ये सब में पैसा लगा है। मोबाइल जो खरीदे हैं, मोबाइल तो मेरे पास ऐसे आईफोन है, किधर गया जी मेरे पास? ऐसे आईफोन है, कोई जरूरत था? वो मोबाइल में खरीदने पैसा लगा, ये वाईफाई जो लगवाए हैं इस सब में पैसा लगा है, तुम ही लोग की सुविधा के लिए ना। कि क्लास जो मिस नहीं, जैसे मिथुन नहीं आया तो बोला सर हम सर यूट्यूब से देखे, समझ में भी आया और महसूस नहीं हुआ कि कुछ कमी हुआ, दिक्कत हुआ।
तुम भी देखोगे तब ना समझ में आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, अभी बताए ना बीपीएससी में 18 से 20 क्वेश्चन यहीं से रहेगा। माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी क्या तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। समष्टि अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, बोलेगा उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, क्या अंतर है बताइए, ठीक है। कहेगा समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है समझाइए। वो सब क्वेश्चन आएगा बीपीएससी में, दरोगा में, देख लेना तुम। तो यही सब पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तब ना सवाल बनेगा। तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने स्वरूप है, ऐसे 3 प्रकार के, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी में क्या देखे, सभी आर्थिक क्रियाकलापों पे किसका नियंत्रण होता है, काजल इधर ध्यान दो, सभी आर्थिक क्रियाकलापों पे किसका, देश का या सरकार का नियंत्रण होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था किस नाम से जानते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें बेसिकली रूस, चीन, उत्तरी कोरिया सब आता है। और एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कौन दिए थे, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स दिए थे। और एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, बाजार, सभी आर्थिक क्रियाकलाप बाजार की स्थिति के अनुसार से स्वतः नियमित और नियंत्रित होते हैं। और इसमें सरकार का कोई क्या होता है, बाहरी नियंत्रण नहीं होता है, मतलब निजी लोगों के कंपनी के स्वामित्व में जो है क्या होता है, बाजार का विकास होता है। इसी को क्या बोलते हैं, कैसा, ये क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और इसमें ब्रिटेन, जापान का उदाहरण मुख्य रूप से। और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है बताओ, दोनों का क्या है, मिक्स रूप है, ठीक है, जिसमें समाजवादी मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों व्यवस्था हो, निजी कंपनी भी हो, सरकारी कंपनी भी हो। ये पब्लिक के ऊपर निर्भर छोड़ दिया था, आपको क्या है, निजी का यूज करना है कि क्या है, पब्लिक का, ठीक है। तुमको यहाँ से नौगछिया जाना है कि टेम्पू से जाना है कि सरकारी बस से, बिहार सरकार के बस से, ठीक है। तुमको वंदे भारत एक्सप्रेस से जाना है कि लोकल ट्रेन से कलकत्ता जाना है, तो दोनों क्या है, सरकार तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। तो ये क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसमें क्या है कि इसके लिए निजी और सरकारी के बीच सामंजस्य स्थापित करके ये व्यवस्था चलाई जाती है। भारत, अमेरिका, फ्रांस में इस प्रकार की है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कौन दिया था, किन्स दिया था, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं एक विकासशील अर्थव्यवस्था होता है विकास के आधार पर, और एक विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था मूल रूप से क्या अंतर है बताओ, 3 टर्म बताए थे, कौन कौन, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय। मतलब क्या, इसका पूर्ण रूप से जो देश दोहन कर लिया, ठीक है, सही से 100%, वो किसके अवस्था में आ जाता है, विकसित। और जो क्या है कि दोहन नहीं कर पा रहे, लेकिन ये सब उपलब्ध है, प्राकृतिक भी है, मानवीय भी है, ठीक है, और क्या है, भौतिक भी है, लेकिन इसका सही रूप से दोहन नहीं कर, लेकिन उसके दोहन के प्रोसेस में, उसके प्रक्रिया में काम जारी है, तेजी लगा रहा है। जैसे भारत, भारत क्या है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या है, तीनों चीज उपलब्ध है, भौतिक भी है, प्राकृतिक भी, मानवीय, तीनों संसाधन है, लेकिन किसी बाधा कारण क्या है, समुचित प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसका अर्थव्यवस्था कैसा आएगा, विकासशील में, जैसे भारत, चीन, नेपाल, भूटान, ये सब है। और जो तीनों का दोहन कर लिया अच्छा से, वो विकसित। विकसित में क्या होता है, वैज्ञानिक प्रगति का उच्च स्तर, साक्षरता दर का अधिक होना, व्यापार उद्योग का विकसित होना, मानवीय शक्ति का कौशल, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का क्या होता है, अधिक होना। ये सब ऑप्शन दे देगा रवि, ये सब ऑप्शन दे देगा बीपीएससी में कि विकसित अर्थव्यवस्था के मुख्य आयाम निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है, यही ऑप्शन देगा। उसमें देखना कि ये तीनों का जो संसाधन का सही रूप से प्रयोग किया जा रहा है, वही है विकसित अर्थव्यवस्था। ये कहता है समावेशी विकास, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। ये क्या होता है, मतलब समाज के हर वर्ग को क्या है, दिए गए लाभ के लिए समान अवसर मुहैया करना, मतलब समावेशी विकास। और इसमें क्या है, जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग के आधार पे भेदभाव का निषेध करके जो सबको उसका समुचित लाभ पहुंचाना, यही क्या है, समावेशी विकास कहलाता है। इस प्रकार से टॉपिक 1 क्या हो गया हम लोग का, कंप्लीट हो गया। टॉपिक 1 था भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय। तो इतना अर्थव्यवस्था को समझने के लिए क्या है, जरूरी था। अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना कैसा होता है। संरचना हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से 2 पार्ट में, संरचना मतलब स्ट्रक्चर, कैसा कैसा किन किन प्रकार का होता है। तो हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक विकास होते हुए ही आर्थिक समृद्धि की हम लोग जाते हैं। तो आर्थिक विकास में क्या होता है बताओ, समस्त उत्पादनों का, संसाधनों का अधिक कुशलता पूर्वक दोहन होता है, जिसमें जनता और जनता का जीवन स्तर उच्च होता है। यह क्या कहलाता है, आर्थिक विकास। इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली ये सब विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलता है, जिसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, शिक्षा क्षेत्र, जीवन प्रत्याशा, वस्तु सेवाओं का उपयोग का क्या होता है, स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है, कैसा प्रदर्शन है। और इसी को क्या होता है, इसके सूचकांक का इंडिकेटर है कुछ, जैसे घर में देखते होगे
जैसे लाल वाला रहता है इंडिकेटर रहता है, वो किसका सूचकांक है? बिजली है कि नहीं है ना। उसी तरह ये सब क्या कुछ कुछ इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें क्या मानव का विकास सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद, क्रय शक्ति क्षमता, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सकल राष्ट्रीय खुशहाली, मानव निर्भरता सूचकांक, लिंग आधारित सूचकांक, ये सबको जब देखेंगे सबका ग्राफ अगर हाई होगा, इसी आधार पर हम लोग समझ सकते हैं कि क्या है उसका उसका आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास हो रहा है। तो यही सब इंडिकेटर को हम लोग देखते हैं। इसमें पहला इंडिकेटर है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है साजन? कुल एक वर्ष में सेवाओं और अंतिम वस्तु का कुल उत्पादन, ये क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष में भौगोलिक सेवा के अंतर्गत, ठीक है। इसमें विदेशियों के द्वारा भेजे हुए जो भारत में विदेशी जो काम करते हैं उसके आय को शामिल किया जाता है, लेकिन बाहर से जो विदेशी भेजेगा उसको क्या है? उसको शामिल नहीं किया जाएगा। ये होता है जीडीपी में उदाहरण। एक होता है हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब ग्रीन जीएनपी। इसमें क्या होता है कि समयावधि में क्या है कि किस प्रकार से प्राकृतिक संपत्ति को ध्यान में रख के क्या है उसका दोहन करते हैं। तो ये सब क्या है सकल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में आता है। यह विश्व बैंक के द्वारा अवधारणा दिया गया। एक होता है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है रवि? ये होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है। और यही जो है इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं कि मानव का सही रूप से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही इंडिकेटर के अंतर्गत चेक करते हैं। जैसे इसमें 3 आयाम देखा गया है, कौन? शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ये अगर उच्च होगा इसका मतलब मानव का क्या है? विकास हो रहा है, मानव का अच्छा खासा विकास हो रहा है। तो ये सब चीज इसमें देखा जाता है। उसके बाद क्या है कि इसमें एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? सामाजिक आर्थिक आयामों और उपलब्धियों को मापने का एक तरीका है, एक मापदंड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक। जैसे कि उसी नाम से संबंधित है, लैंगिक असमानता सूचकांक। उसमें देखेंगे कि लिंग के आधार पर भेदभाव अगर किया जा रहा है तो लैंगिक रूप से असमानता हो रहा है। उसमें भी देखेंगे राज्यों का सूचकांक, देशों का सूचकांक। और इसको कौन जारी करता है? WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच क्या करता है? इसको लैंगिक आधारित सूचकांक ये सब क्वेश्चन आता है, जारी करता है। और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका 4 सूचकांक है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, मतलब क्या है कि महिलाओं को, लड़कियों को आर्थिक भागीदारी मिल रहा है कि नहीं, मतलब भागीदारी। जैसे गांव घर में देखते हो हम लोग ग्राम पंचायत में क्या है 50% आरक्षण। हम लोग के गांव में जैसे जिस पंचायत से आते हैं वहां देखोगे मुखिया भी क्या है? एक महिला है, ठीक है। उसके बाद पंच ये सरपंच भी क्या है? एक महिला है। उप सरपंच भी कौन है? एक महिला है। तो इस रूप में, और वार्ड सब तो लड़का सब है जो भी है, पुरुष है। इस रूप में समान भागीदारी का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। 50% आरक्षण देके महिलाओं को क्या है राजनीतिक रूप से क्या है सशक्त किया जा रहा है। तो वही है कि राजनीतिक सशक्तिकरण, लास्ट वाला पॉइंट। उसका स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में महिलाओं का कितना योगदान है? शैक्षणिक उपलब्धियां, खाली लड़के सब ग्रेजुएट हो रहे हैं, लड़की क्या ग्रेजुएट नहीं हो रही है, लड़की एमए नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या है? लैंगिक असमानता है। अगर लड़का ग्रेजुएट हो रहा है तो लड़की भी ग्रेजुएट अगर हो रही है, लड़की दरोगा बन रही है तो लड़का दरोगा बन रहा है, लड़की बन रही है, तो लैंगिक असमानता क्या है? नहीं हो रहा है। सरकार इसके लिए विशेष प्रयास भी कर रहा है। लड़कियों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जा रहा है? अलग से आरक्षण का प्रावधान दिया गया, ठीक है। उसका लाभ लोगे ना तुम? पक्का लोगे ना? काजल, तुम्हारा तो अभी दिल्ली दूर है, अनिश दिल्ली दूर रस्ते, अभी 2 साल तुमको मेहनत करो। लेकिन काजल जैसे लड़की, शर्मा से लड़की, इस सब का क्या ग्रेजुएशन हो गया है। इसको सरकार का जो है जो भी दिया गया है व्यवस्था आरक्षण, उसका पूरा लाभ लो। चाहे दरोगा रहे, चाहे बीपीएससी रहे, चाहे बिहार एसएससी रहे, चाहे बिहार पुलिस रहे, कुछ भी रहे, सबको क्या है? अभी सबको फॉर्म भरना है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है। और जल्दी से जल्दी 2025 के अंतर्गत क्या है 18 महीना में क्या है 12 3 15 महीना में क्या करना है? 15 महीना में सिलेक्शन लेना है तो तैयारी करना है। तैयारी कर ही रही हो ना, ठीक है। ये जाके गांठ बांध लो, लिख लो कहीं, मिरर के सामने लिख लो। मिरर देखते हो रोज, मिरर देखते हुए अफर्मेशन बोलते हैं इसको, उसको डायरेक्ट जाके पहनाना कि जो है ना कि वो गाना है ना, जब नौकरी लगेगी तो क्या होगा साहिल गाना है जो, उसके आगे का तुम लोग बखूबी जानते हो। हाँ ठीक है, तो वही है, वो गाना लिख लेना और सामने में देखना कि 18 महीना 15 महीना के अंदर
मेरा सपना पूरा होने वाला है, मेरा नौकरी लगने वाला है, सब कुछ व्यवस्थित होने वाला है। रोज आईना देखने में बाल झड़ने पर तो ये बात बोल देना, ठीक है। देखना 15 महीना में ऐसा जादू होगा, इसी को बोलते हैं जादू, ठीक है। पता भी नहीं चला कैसा जादू होगा। और ये काम कौन कराया नीतीश तुम्हारा? सब कॉन्सियस। तुम उसको सूचना दे दिए। देखिए वो रात में कभी कभी सपना जो होता है आदमी कहता है ना, सपना का वैज्ञानिक तथ्य यही है कि जो हम सोचते हैं वही सपना में आता है, और जो सोच के जो भूल जाते हैं। जैसे साजन से बात कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे कि शिव मंदिर साधन कैसे बनेगा, तुम्हारे घर के बगल में मंदिर वो है, घर है, तुम सहयोग नहीं कर रहे हो, और इतने में गाड़ी हॉर्न दे दिया, तुरंत चढ़ गए, ये बात अधूरे रह गए, भूल गए। अब रात में वही शिव भगवान आएंगे, शंकर भगवान कहेंगे कि साधन को पकड़ो, सबको पकड़ो, नहीं तो ये सबको दंड दिया जाएगा, सब जो है शिव मंदिर बनाओ, नहीं तो फिर अच्छा बात नहीं हुआ। तो साधन अचानक से उठेगा, अरे बाबा बोला भाई लो सपना ममरो, कल के शिव मंदिर बनवाओ तो दंड दे दो, बोलोगे जी। यही होता है, ठीक है। ये काम कौन करता है? तुम्हारा सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस सोया हुआ। जब सोता है, जैसे किसी को झकझोरोगे ना, कभी कभी अचानक से हदसियाक उठता है, वो कैसे उठता है बताओ? उसके शरीर से आत्मा विचरण करने निकल जाता है। यूनिवर्स में बहुत पावर है। जैसे एक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद बोले थे, और एक मूवी था ओम शांति ओम, उसमें भी कहा गया है कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात को क्या है कि तुमको जो है उससे मिलाने के साजिश में लगेगा। देखो मेरा रोंगटा खड़ा होने लगा। तो क्या है शिद्दत? क्या होता है शिद्दत? शिद्दत क्या होता है साइमा? शिद्दत मतलब क्या है कि तुमको ना भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है, जब ये शिद्दत तुम्हारे अंदर आ जाएगा तुमको कुछ नहीं सूझेगा, ना तुमको दुख सूझेगा, ना तुमको गम सूझेगा, ना मच्छर काटेगा। वो एगो देखे थे ना, वो उसमें जब उसको बिच्छू काट लिया, गुरु द्रोणाचार्य वाला उसका था कहानी, कर्ण वाला था, ठीक है। कर्ण क्या है, गुरु को उसमें सेवा में लगा हुआ था, सो गए थे, उसको बिच्छू अगर काट लिया, वो टस से मस्त नहीं हुआ, क्या है कि शिद्दत से गुरु के सेवा में लगा हुआ था। उसके बाद क्या कि वही खून जब गुरु को स्पर्श हुआ तो क्या शरीर गरम 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 खून होता लगा, तो जगह तो बोले कि तुम कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो, ठीक है। उसके बाद उसको साफ दिए कि तुम जिस तरह से क्या है कि हमको भ्रमित करके हमसे सारा ज्ञान सारा विद्या हासिल किए, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ज्ञान तुम्हारा क्या है कोई काम का नहीं रह जाएगा। उस समय कितना तुम याद करो, क्योंकि तुम झूठ बोल के बरगला के बेवकूफ बना के भ्रमित करके हमको किए। तो वही चीज है। तो शिद्दत जो है बहुत बड़ा चीज है। उसके साथ धनुर्धर क्या है, आज तक कोई ना पैदा हुआ ना फिर होगा, लेकिन क्या उसको एक श्राप था, है ना, श्राप। इसीलिए जीवन में तुम लोग ध्यान रखो कि जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करना है, किसी का ऐसा कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी का क्या है बददुआ लग जाए, किसी का हाय लग जाए, किसी का श्राप लग जाए, ठीक है। तो ये सब चीज है और ये सब होता है। तुम लोग मत सोचना कोई भी जो भी चीज हम बोलते हैं वो घूम के क्या होता है मेरे पास ही वापस आएगा। तुम अच्छा बोलोगी, अच्छा बोगी, अच्छा काटोगे, लेकिन अगर खराब बोलोगी, खराब करोगे तो घूम के आएगा आज न कल। इसीलिए हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो, किसी का बुरा मत चाहो। हमेशा सबका जब अच्छा चाहोगे तुम्हारा ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा, ठीक है। मेरे साथ तो 2-4 बार उदाहरण हुआ भी है। हम क्या रास्ते में जब मिलता है देखते हैं कोई अकेला आदमी पैदल जा रहा है तो उसको ऐसे ही बैठाते हैं, लिफ्ट देते हैं, चलो कहाँ जे वो, ठीक चलो। 1-2 बार ऐसे हुआ है कि हमको जो है गाड़ी पकड़ना था, हम पैदल ही थे, 1-2 बार ऐसे आके मेरे आगे गाड़ी रोक दिया, जबकि हम बोले ना जे वो आप बैठो बैठो पहुंचा देते समझे। तो जो हम किए वो घूम के क्या हुआ आया। हम अच्छा कर रहे हैं तुम लोग के साथ तो तुम्हारे से घूम के हमको अच्छा आएगा, आ ही रहा है, आ भी रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा करो। और यही जो है कहानी भी बोले थे ओम शांति ओम में, और डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद बोले जब हम सोते हैं ना तो दिमाग से क्या होता है कि जो यूनिवर्स में जो है ये क्या है कि एक तरंग निकलता है और वो वहां पहुंच जाता है। इसीलिए कोई आदमी को तुम जगाओगे तो अचानक से नहीं होता है, क्योंकि हमारा दिमाग सब शरीर आत्मा जो है यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, और वही जो है तुम्हारा शिद्दत वाला चीज में लगा रहता है। किस तरह से हम काम करें, किस तरह से मेहनत करें, जो तुम्हारा जो है ना तुम्हारा मनोकामना पूरा हो। तो इसी को बोलते हैं शिद्दत, कि जो है कोई भी काम जो है कहता है कि अगर तुम शिद्दत से कुछ भी चाहोगे तो पूरी कायनात तुमको उसको मिलाने के साजिश में लग जाएगी। इसीलिए शिद्दत ढूंढो, अपने आप को अफर्मेशन दो, हमको करना है, हमको बनना है, इसी साल बनना है, 15 महीना के अंदर बनना है, 2025 के अंतिम बनना है तो बनना है बस, ठीक है। डेली है ना सामने बोलो, देखना बन जाओगे तुम लोग। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक में चारों हम लोग देख लिए, चारों पैमाना। उसके बाद किसके द्वारा जारी किया था बताओ? WHO और UNDP के सहयोग से विश्व आर्थिक मंच क्या करता है, इसको जारी करता है।
और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में कहाँ है? कोलोग्नी में है। ठीक है। एक होता है मानव निर्धनता सूचकांक, मतलब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। यह किसके द्वारा जारी किया था? यूएनडीपी। इसको अच्छे से हाईलाइट करना। किसका कॉपी है ये? हाईलाइटर है ना? इसको यूएनडीपी को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, इससे खूब क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसको अच्छे से हाईलाइट करना। ये क्या दिमाग में छपा हुआ रहना चाहिए। यूएनडीपी द्वारा क्या जारी किया था? मानव निर्धनता सूचकांक। ठीक है, प्रतिवर्ष। और इसमें क्या आता है? विभिन्न देशों के मानव के निर्धनता का स्तर का जांच किया जाता है। ठीक है। और इसका क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत जीवन स्तर के मापन से इसको मापा जाता है। और इसमें 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, और 10 क्या होता है? संकेतक। जैसे स्कूली शिक्षा, अगर स्कूली शिक्षा बढ़िया हुआ है या फिर स्कूली शिक्षा नहीं हुआ है, तो ये क्या है? एक संकेत देता है कि तुम्हारा जो है गरीबी की श्रेणी में तुम जाओगे नहीं। जो लड़का पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएट है या फिर एमए कर रहा है, वो इस चीज में क्या है कि कभी भी जो है लाइफ में अच्छा डिसीजन ले सकता है, कभी बढ़िया कर सकता है, गरीबी दूर कर सकता है। शिक्षा का पैमाना जज किया जाता है। बच्चों के नामांकन के वर्ष, बच्चा सही समय नामांकन करवाया कि नहीं कर, उसको पढ़ने का सही मौका मिला कि नहीं। बाल मृत्यु दर, 5 महीने में अगर बच्चा का मृत्यु हो गया, उसका मतलब माँ क्या है? कुपोषित है। परिवार में क्या, उसको भोजन पानी सही से नहीं मिला, उसका इलाज नहीं मिला है, जो कि निर्धनता की ओर सूचित करता है। पोषण, यही बात हो गया, पोषण नहीं मिला, सही से नहीं मिल रहा है, तो उसका बौद्धिक शारीरिक विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगला है बिजली। अगर बिजली नहीं मिल रहा है, जैसे गांव में कैसे बोला कि गांव में उस दिन परसों कल रिवीजन नहीं करवा क्योंकि बिजली नहीं था। बिजली नहीं अगर रहेगा तो अभी तो इतना सा समस्या हुआ, आगे कितना समस्या हो सकता है। ठीक है। ना मोबाइल चार्जिंग हो पाएगा सही से, ना फिर तुम पढ़ पाओगे, ना तुमको पंखा का यूज हो पाएगा, ना कुछ वैसा काम हो पाएगा। तो क्या है, बिजली का होना भी जरूरी। ये भी दर्शाता है कि क्या है, गरीबी का निर्धनता कैसा स्तर है। तुम लोग चले जाओगे मुसहरी गाँव सब है ना राजपूना कुरपाटी ना, वहां से पहले बिजली सब नहीं था, आज से 5-7 साल पहले। अब तो सरकार सबके पास व्यवस्था कर दिया। उसके बाद जीवन स्तर कैसा था, उस सब को इससे कनेक्ट कर देना। जैसे कुछ समझ नहीं आया ना, तो मुसहरी गांव गए हो कभी? तुम लोग गए हो ना? मुसहरी गांव को इससे कनेक्ट कर देना। वहाँ स्कूल में क्या बच्चा का शिक्षा नहीं है, बाल का मृत्यु दर है, पोषण नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गंदा रहता है स्वच्छता, खाने पकाने का ईंधन है, सब कोयला धुआं ऐसे करता है, संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, सामाजिक सुरक्षा नहीं। वो क्या है? गरीबी का क्या ये संकेतक है। तो कनेक्ट कर दो चीज को। जब कनेक्ट करके पढ़ोगे तो समझने में क्या आएगा? समझने में बहुत आसान होगा। तुमको लगेगा कि नहीं ये तो वाकई मेरे साथ ही, इसके साथ, तब अच्छे से समझ पाओगे, नहीं तो किताबी भाषा में उतना समझ नहीं पाओगे। अब है अगला सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या होता है बताओ? ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। नेहा तुम क्या कर रही हो जी? हाँ, तुमको यहाँ पे बैठा देंगे कुर्सी लगा के। ठीक है। हम चाहते हैं कि नेहा का सिलेक्शन इस बार हो जाए। यही मजे में है, एकदम गाना सुन रही है, एकदम गप सप कर रही है। ऐसे मत करो, पढ़ाई करो। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था 2012 में? सतत विकास संबंधी क्या हुआ? सम्मेलन हुआ था। वहीं पे एगो दस्तावेज जारी किया था, फ्यूचर वी वांट। ठीक है। और यही इसी पे 17 सतत विकास लक्ष्य जो है जारी किए गए थे। और इसी में क्या होता है कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणिक तीनों स्तर पे स्थिरता के लिए क्या होता है, इसी अवधारणा का आकलन किया गया था। ठीक है। उसके बाद वैश्विक भूख सूचकांक। जैसे ये तो बना रहे हो, ये तुम्हारा फाइनल नोट्स है नहीं है ना? जब भी नोट्स बनाओगे हमेशा इतना जगह रहना चाहिए, हमेशा इतना जगह रहना चाहिए। क्यों? और इतना इतना जगह हमेशा क्या रहना चाहिए? क्योंकि मिथुन, तुम जो अभी काम कर रहे हो, मेहनत क्या दोबारा नहीं करना पड़े, इसलिए जगह छोड़ना। आगे चल के बीपीएससी के लिए और भी चीज तुमको लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है। वो उस समय काम आएगा। तुमको क्या है, जैसे मेरा है, जैसे को बात कर देते हैं, जो भी घर में तुम्हारा दोस्त साथी बैठा हुआ है या ग्रेजुएट है, उसका तो मान के चलो कुछ पढ़ाई तैयारी नहीं हुआ है, मान के तो कभी पढ़ा होगा 10% 20% होगा। ठीक है। अभी तुम लोग का तैयारी हो गया 30% 40% तरफ तैयार। हम इतना साल से कर रहे हैं, मेरा 70% तैयारी है। और तुम लोग का तैयारी कितना है? 30% 40% हो गया। तुमको बस क्या करना है, 30 के बाद जो 70% वहीं तक जाना है ना। और कोई करेगा 1% से 10% शुरू करेगा, तो तुम लोग का नोट्स के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से 30% 40% क्या हो चुका है? तैयारी हो चुका है। मेरे से भी तुम लोग 40% 50% पूरा हो, इसको कंप्लीट कर लोगे क्या तुम लोग का बीपीएससी का लेवल का तैयारी हो जाएगा। इसीलिए नोट्स वोट्स बनाओ, जो एक बार बनाओ, क्योंकि अगला क्या है कि ज्यादा बढ़िया तरीके से अपना टेस्ट सीरीज दे सकोगे और नोट्स को रिवीजन कर सकोगे। इसीलिए करो। आने वाले 1 साल के बाद तुमको अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है मिथुन। ठीक है। तो ये सब चीज का विशेष ध्यान रखो। अभी मोबाइल को क्या करना है? कम से कम यूज करना है, कम से कम।
हुआ 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, क्या हुआ देख लिया। अभी जो समय है तुम लोग का 21 से 25 साल क्या है, अपने आप को पूरा मेहनत करने का, मतलब 25 साल का मेहनत 50 साल का आराम, ठीक है। तो 25 साल का मजा 50 साल का परेशानी, ठीक है। जो 21 से 25 साल तक जो कर गया, इधर उधर गलत धंधा में रहा, गलत काम में रहा, लफाबाजी में रहा, मारपीट में रहा, रंगबाजी रंगदारी में रहा, उसका क्या होगा, अगला 50 साल तक कष्ट है। कभी उधर से बुलावा आ जाए, कोई उधर से कॉल कर देगा, कहीं कोई को मार देगा, कोई कुछ कर देगा। लेकिन 25 साल तक अगर मल्लू भोग के रहोगे, अच्छे से मेहनत करो खुद पे, तो क्या अगले 50 साल तक एकदम रिलैक्स रहो। तब तुम ही पूछोगे आरो की हाल छो, ठीक छो नहीं, तो हाँ भैया ठीक छो, ठीक है। मुझे ऐसा ही करता हूँ, समझे, तुम लोग ऐसे मिलोगे लड़का सब, ठीक है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि अगले 50 साल अगर बेहतर करना है तो अभी का लाइफ को क्या करो, रगड़ के मेहनत करो, और आने वाला पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा इस चीज को। आने वाला पीढ़ी भी क्या है, मजबूत हो जाएगा, सशक्त। जब तुम खुद ही जाओगे, जब माँ बच्चों में जो है इतना जब जुनून होगा, इतना जिद होगा, इतना आग होगा, तो आने वाले पीढ़ी में नहीं होगा जी, है। वही तो खून ही तो ट्रांसफर होता है ना, ऐसा थोड़े कुछ है। तुम्हारे आने वाले तुम्हारी पीढ़ी में तुम्हारा एक खून रहेगा। जब तुम इतना मेहनती, ईमानदार, कर्मठ, सशक्त, जीवंत रहोगे, तुम्हारे अंदर आग जुनून रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो वो चीज क्या है आगे। कहाँ जा रहे हो जी, है बैठो बैठो, कौन काम आ गया तुमको, बैंक जाओगे, आज शनिवार को बैंक है खुला हुआ, अच्छा ठीक है, तो जाओ तो, और सोमवार से कंटिन्यू रखना है, ना कि बरकरार देना है। हाँ पानी घुसेगा उसका उपाय करने के लिए, पढ़ने के लिए ऐसे आना है। हाँ चलो, तो क्या लिखे थे हम लोग, कहाँ थे हम लोग, वैश्विक भूख सूचकांक। इसी तरह से हम लोग क्या देखते हैं, भूख की समस्या का मापन के लिए एक 4 संकेत का क्या है, गणना किया गया। अल्प पोषण, तुम लोग से लिखिए हो ना, हाँ, अल्प पोषण, बच्चों में नाटापन, बच्चों में कम वजन, बाल मृत्यु दर, ये सब क्या है, अल्प पोषण का क्या है प्रकार है। इसके आधार पर देखते हैं कि इसको क्या है, भूख का सूचकांक, भूख का स्तर अच्छा है खराब है, इसके आधार पर चेक किया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इसमें क्या था, 0 से 100 के बीच अंक देकर इसके स्थिति को निश्चित किया था। जो 0 के करीब रहता है उसको अच्छा स्कोर है उसका, जो 0 के नजदीक, 100 के नजदीक रहा उसका खराब स्कोर है। मतलब क्या, वहां के लोगों का भूख जो है सही से नहीं मिट पा रहा है। जैसे भारत का विश्व में क्या है, 111वां स्थान है, और सूचकांक में कितना, 28.7 स्थान है। अब आते हैं हम लोग आर्थिक समृद्धि के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या होता है काजल बताओ, आर्थिक समृद्धि क्या होता है काजल। देश के उत्पादन में वृद्धि होना, या किस चीज का संकेत करता है, आर्थिक के समृद्धि का, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार का क्या है, प्रसार दिखाया जाता है, और यह परिमाणात्मक प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन करना, ये सब शब्द परिमाणात्मक परिमाण को। और आर्थिक समृद्धि के प्रमुख संकेतक क्या है, प्रति व्यक्ति आय अच्छा होना चाहिए, घरेलू समृद्धि दर अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीय समृद्धि दर अच्छा होना चाहिए। इसमें प्रति व्यक्ति आय हम लोग देखे थे, पर कैपिटा इनकम। इसमें क्या होता है बताओ, इसमें देश के जो लोगों का क्या होता है, कुल व्यक्तियों के आय में प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी का लेखा जोखा होता है, जो कि साल के अंतर्गत एक जो है क्या बोलते हैं, कौन वर्ष बोलते हैं, हाँ, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ये होता है। और इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च, और प्रति व्यक्ति आय निकलने के लिए जितना राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या से भाग दे दो, उससे निकल जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं राज्यों में सिक्किम का क्या है, सबसे ज्यादा जो है प्रति व्यक्ति आय, और जो है भारत का 33वां बिहार का स्थान है। इसका क्या है, बिहार का 59,638 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, और सिक्किम का 6,23,257 रुपया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, घरेलू समृद्धि दर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है बताओ। हाँ, घरेलू अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पादन होने वाले प्रतिशत वृद्धि को मापा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन बटे गत वर्ष सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये चीज होता है। राष्ट्रीय समृद्धि दर, ये क्या होता है बताओ, राष्ट्रीय आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय समृद्धि दर। और विकासशील देशों में समस्या तो लिख लोगे। अब राष्ट्रीय आय को हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होता है बताओ। अंतिम तौर पे एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मूल्य का योग होता है, इसी बोलते हैं राष्ट्रीय आय। इसमें विदेशों से अर्जित क्या शुद्ध आय भी शामिल किए जाते हैं, जबकि जीडीपी में होता है
नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। और यह 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होता है। और सीएसओ इसको जारी करता है, कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो ये चीज ध्यान रखना। राष्ट्रीय आय का गणना करने का प्रथम प्रयास कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी 1868 में। उस समय क्या, किस बुक में इसका उल्लेख किए थे? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया, ठीक है। उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना बोले थे? 20 रुपया। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बी के आर वी राव जो है इस प्रकार से इसका किए थे, लेखा जोखा का वैज्ञानिक करना। और उस समय बताए थे 1925-29 में 76 रुपया। चलो रिविजन हो गया जी। देखो कितना कम समय में रिविजन हो गया। इस चीज को पढ़ने में 5 दिन लगा, 5 दिन लगा ना। और देखो 20 से 25 मिनट में रिविजन हो गया। इसीलिए बोलते हैं रिविजन मेन है। अब क्या करना है मिथुन, तुमको घर पे जाके इसको फिर से एक बार देख लेना है, ठीक है। चीज को समझ लेना है और नोट्स को बना ही लेना है, ये चीज करना है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो आज दरोगा इसी बीपीएससी से शुरू कर रहे हैं, देखते हैं तुम लोग दे पाते हो नहीं। अभी समय कितना बचा है बीपीएससी में? देखो उसमें देखो तो रवि, आधा घंटा है ना। आधा घंटा हम लोग बीपीएससी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं तुम लोग जवाब दे पाते हो नहीं। फिर तुम दोनों गैप दे रही हो, तुम दोनों अलग बैठना तो कल से। देखो ध्यान दो, रवि मिथुन दीपक सब ध्यान दो। एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक है। बीपीएससी क्वेश्चन है जो तुम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कुछ अगर समझ डेवलप हुआ होगा तो उसका आंसर देने की कोशिश करना। कह रहा है भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। क्या कहता है? भारत को एक अल्प विकसित देश कहता है। बीपीएससी क्वेश्चन को समझना। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे? विकसित और विकासशील पढ़े थे। अल्प विकसित देश, अल्प विकसित मतलब क्या है? विकसित क्या अवस्था में कम रूप से हुआ है, यानी इसको विकासशील बोल सकते हैं ना। अब समझो क्वेश्चन जो विकासशील संबंधित पूछा है, तुम लोग पढ़े हुए थे। ऑप्शन है पहला, कहा जाता है क्योंकि उसकी नियोजन की आवश्यकता कारण। पहला ये है, वन है वन, नियोजन की। नया यहाँ आओ तो पहले, आओ तो नया इधर उसके बगल में बैठो तो गेट अप। चलो यहाँ आओ, यहाँ बैठो तो यहाँ पे इधर, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। तुमको हम पढ़ाना चाहते हैं, तुमको करना। आज तुम फी रखते जाओ तो फी लाई हो नेहा? नहीं लाई हो ना। सोमवार को सबसे पहले तुमको फी लेके आना है, ठीक है। कुछ कम हो कुछ हो, लेकिन फी सोमवार को सबसे पहले लाना है, ठीक है। क्वेश्चन है नियोजन की। बताओ मेरा पैर इतना दर्द कर, देखो कैसा पैर फूल गया है एकदम, ठीक है। चला नहीं जा रहा है, नहीं कुछ ना। अब खड़े रह के बताओ इतना देर। तो आजकल हम खाली सोए रहते हैं, खाली लेटे रहते हैं, ठीक है। पैर उठते हैं तो टन लगता है, बावजूद उसके हम 2 घंटा खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, बिना चिल्लाया इतना आवाज कर रहे हैं। क्यों नहीं तेज कर रहे हैं बताओ? हमको क्या स्वार्थ है? तुम लोग कितना दोगे? 300-500 रुपया दोगे, यही दोगे ना। उससे क्या हो जाएगा? लेकिन जो हम काम कर रहे हैं तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और तुम लोग ध्यान नहीं दोगे तो कैसा दुख लगेगा, खराब लगेगा कि नहीं बताओ? इतना पैर दर्द करता है, रोज खड़ा होकर चिल्लाते हैं, रोज पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि तुम लोग का भविष्य बन जाए, तुम लोग बच्चा सब सही जगह चले जाओ, नहीं तो फिर गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाओगे। 2 साल नहीं होगा ना, निकाह कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? निकाह कर दिया जाएगा। शादी विवाह करके जो है, जो अब हो गए तो कम समझे। तुम लोग लड़का सब भी 2 साल शादी नहीं करो, क्या करेंगे पिताजी? बोले जो बम्बई, जो कमाओ, जो वहां खेत इतना छो ने कृषि करवाए, लाद के ट्रेन से भेजा जाएगा, ठीक है। ना करते रहना, जो तो अच्छा से रही है ले 2 साल। इसीलिए बोलते हैं मेहनत समय है, पढ़ लो। क्या कर लो? पढ़ लो। ऐना को देखो, रोज बात करो। हमको अपना परिवार का गरीबी दूर करना है, अपने पिताजी का नाम रोशन करना है, अपने समाज में प्रतिष्ठा लाना है, और इतना काम करना है कि गरीबी में हम तो पैदा लिए थे, लेकिन आने वाले पीढ़ी को क्या है, गरीबी के दुष्चक्र से क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। किसी पीढ़ी को गरीबी का दंश झेलना नहीं पड़ेगा। इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि भूल जाएंगे कि दिन है कि रात है। तब देखो कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, समझे। तुम लोग यही चीज तो बोलते हैं, तुम लोग करो तो सही, हम तुम्हारे पीछे हैं, ठीक है। तुम्हारे कदम से कदम मिला के चलेंगे, तुम लोग चलो तो सही। लेकिन तुम ही लोग देखते हैं सब हिम्मत हार देते हो, कोई इधर करता है, कोई उधर करता है, कोई 5 दिन आता है, कोई 10 दिन में आता है,
पढ़ोगे तो तुम ही लोग को फायदा मिलेगा, हमको कोई वैसा फायदा नहीं मिलेगा। तुम लोग का दुआ मिलेगा, गार्जियन का मिलेगा, तुम लोग का मिलेगा, लेकिन हमको कोई वैसा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी सबको फायदा मिलेगा। इसीलिए पढ़ने पे ध्यान दो यार। और मंडे क्या करना है तुमको इसी बात पे, फी भी लेकर आना है। कितना फी? 500 रुपया। कितना? 300 रुपया फी है, 100 रुपया फाइन, और 100 रुपया जो है ये जो अनडिसिप्लिन मैनर में तुम काम की इसके का 100 रुपया। तो नियोजन की आवश्यकता के कारण, नियोजन की आवश्यकता के कारण कह रहा है भारत एक अल्पविकसित देश है। क्यों कहा जाता है? पहला, नियोजन की आवश्यकता कारण। दूसरा, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण। ठीक है, समझना, समझते जाना। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण। तीसरा, तीसरा कह रहा है कृषि पर अधिक निर्भरता कारण। सब तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है, बस जवाब देना सही से। कृषि पर अधिक निर्भरता, थोड़े कुछ ऐसे निर्भरता, बीपीएससी क्वेश्चन क्या है। चौथा, औद्योगिक उन्नति के मंद गति के कारण। कह रहा है कूट के सहायता से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प, ठीक है, ए बी सी डी। कूट क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है, एक और दो दिया है, दो तीन दिया है, दो तीन चार दिया है, एक दिया है, केवल एक। केवल 2 3 4 डी है। डी क्या दिया था जी? 2 और 3 दिया था सी, और ये दिया था 2 3 4। अब बताओ इसका क्या होगा रवि? क्या निर्देश क्या होगा? पहले आयुषी हमको बताएगी। आयुषी बताओ, हम लोग कैसा देश है? भारत कैसा देश है? अल्प विकसित या विकासशील देश है। यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है क्योंकि उसकी एबीसीडी 1 2 3 4 कूट की सतह से अपना उत्तर चयन करें। केवल एक, एक और दो, दो तीन, दो तीन चार। इसमें क्या सही होगा, कैसे होगा बताओ, समझाने की कोशिश करो हमको। तुम लोग भी जवाब दोगे, सबका नंबर आएगा। पहले आयुषी, अतना दिन उस तरह बोला इसलिए तो आवाज नहीं सुना। अतना परसेंट कितना होशियार हो देगा रवि कदम, देगा नितेश होगा, देगा मिथुन, टन टन जवाब दे से। ऑनलाइन नहीं पढ़े तो ऑनलाइन पढ़ाई नियम अंतर कुछ बुझेलो तोरा? यहाँ करो ऑफलाइन पढ़ाई अलग हो जाए, ऑनलाइन कितना पढ़ी जाए, इंटरेक्शन नहीं हो तो है रंग के माहौल नहीं रहते, इन्वायरमेंट नहीं मिलते, वही सब पढ़ना रखा, ऐसा ही कंटिन्यू रहो। बुझले, अभी बहुत एग्जाम से बोल एग्जाम 1 2 3 4 में कौन सही होते? सी नंबर, यानी तुम्हारा कहना है 2 और 3। ठीक है, समझा देंगे हम। नेहा बताओ क्या कहना है तुम्हारा? हाँ, डी, डी फोर। हाँ, इसमें 1 2 3 कर दो, इसमें क्या 1 2 3 कर दो। ठीक है, नेहा कहना है डी, ठीक है, आयुषी कहना ए, ई सी। तुम्हारा साइमा क्या कहना है? हाँ, डी, साइमा का भी डी करना है, एस वाई। ठीक है, उधर से तुम बताओ पूजा, काजल, काजल, हाँ, डी, डी फॉर दिल्ली, काजल है नाम नहीं, ठीक है। हाँ, उधर से तुम इकोनॉमिक्स स्टूडेंट रही हो? नहीं, कौन सा कॉमर्स है? तुम बताओ, तुम्हारे सब तो क्वेश्चन नहीं है। बताओ क्या होगा, ए बी सी डी कौन होगा इस तीनों में से, कौन सा कूट होगा? हाँ, अच्छा ठीक है, तुम सोचो। इधर से अर्चना तुम बताओ, डी नंबर, अर्चना का भी कहना है डी नंबर। तुम्हारा नितेश क्या कहना है? तेरे सब डी में क्या जा रहा है भाई? आयुषी कोई साथ नहीं दे रहा है, आयुषी अकेले पड़ गई है, हम आयुषी के साथ हैं। नितेश, ठीक है। तुम्हारा इधर से साजन क्या कहना है? पूछेंगे अभी डी कैसे होगा, डी बताओ तो। अच्छा रुको, कैसे हो तुम इस पूछेंगे, पूछने क्रम में इसी को। हाँ रवि, तुम्हारा क्या कहना है? डी। तुम्हारा मिथुन? डी, ठीक है।
पहले ये बताओ, सब बोल दिया, कोई छोटा बड़ा? ठीक है, तुम बताओ। सी नंबर, ठीक है। अब सी और ये जो है दोनों एसी में है, असिस्टेंट कमांडेंट एयर कंडीशनर। बताओ जी कैसे होगा, बताओ डी। इसलिए होगा कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या की अधिकता के कारण में मतलब देश में अत्यधिक विकास में प्रभाव पड़ता है। एकदम सही समझ रहा है ये। ठीक है, और क्या नीतीश, तुम भी कुछ करना चाहते हो? भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पे कृषि पे ज्यादा निर्भर करता है। कृषि पे ज्यादा निर्भरता है, लिखवाए भी थे। ठीक है, ठीक है, एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, ये तो एकदम सही। अल्प विकसित यानी भारत का अल्प विकसित देश होने का कारण कृषि पर क्या है, कल भी हम लोग चर्चा किए थे। हम लोग 80% से आबादी क्या है, कृषि पे निर्भर है। कृषि अगर वर्षा खूब पड़ गया तो क्या है, बाढ़ आ जाएगा। वर्षा नहीं पड़ा तो क्या है, सुखाड़ आ जाएगा। तो कृषि पर क्या है हम लोग का अत्यधिक निर्भरता है। एकदम सही बात बोले। तुम बताओ मिथुन, तुम भी कुछ एक्सप्लेन करो। औद्योगिक उन्नति का मंद गति भी हो रहा है, जैसे यूरोप में तो पूरा यूरोप में बहुत ही मंद गति से चल रहा है, क्योंकि पलायन हो रहा है, लोग जो है किसान से मजदूर में शिफ्ट हो रहे हैं। पहले लोग किसान थे, ठीक है, वो क्या किस बन गए, किसान बन गए, बताओ मजदूर। पहले किसान ही करते थे, क्योंकि उद्योग वगैरह सबका क्या है, उस तरह से वो नहीं हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। तो मतलब औद्योगिक उन्नति के मंद गति कारण, एकदम सही, मंद। अगर यही तीनों जो विकासशील का क्या पढ़ाए थे, विकसित का क्या पढ़ाए थे, मानव, भौतिक और पूंजी। मतलब क्या है कि यह भौतिक के उसमें आया, ठीक है, और पूंजी में भी आया। पूंजी अगर अधिक रहेगा, उद्योग भी अधिक रहेगा, भौतिक भी अधिक रहेगा, मानव का भी सही होगा। ये क्या है, स्लो प्रोसेस से जा रहा है, ये क्या स्पीड नहीं है, तो क्या विकासशील के श्रेणी में आ रहा है। ठीक है, अच्छा बोले। तुम भी रवि कुछ समझाओ। जैसे सर दिया है कि पहला की नियोजन की आवश्यकता है, इसमें तो विकसित देश में कोई नियोजन का उतना कोई होगा नहीं, विकसित रहे या फिर विकासशील रहे, इसमें कोई प्रभाव नहीं। नियोजन बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, हाँ ये दोनों आ जाएगा। लेकिन इसमें अल्प विकसित देश का मतलब ही क्या हुआ कि हम लोग का पहले क्या जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, चर्चा भी किए थे। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, औद्योगिक उन्नति जो है मंद है, स्लो है। ठीक है, तो ये क्या तीनों लग रहा है, ढूंढो 2 3 4 किसमें है, सीधा सीधी यही निकल रहा है। ठीक है, तो नहीं है तो उसमें हो जाता क्या, केवल एक रहता। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यही बीपीएससी का क्वेश्चन आया था। और नियोजन अगर सही से रहता तो हम लोग क्या रहते, विकसित रहते ना, कि विकासशील रहते, विकासित, हम विकसित रहते। वही कारण नियोजन की आवश्यकता है, नियोजन तो अच्छा नहीं है। तो देखिए जी क्वेश्चन तुम लोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध है, मतलब आर्थिक विकास सही से नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण क्या है, पहला अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक वृत्ति के कारण, उपयुक्त सभी। सभी हो जाएगा, क्योंकि क्या है, हम लोग कृषि में भी तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, वही उसी तरह से चलते आ रहा है। ट्रैक्टर लगाए, जोड़ दिया, हार्वेस्टर कर लिया, ऐसे वैसे हार्वेस्टर सब नहीं करते हैं वैसा। वो नियमित औद्योगिकरण मतलब क्या है कि रेगुलर उस तरह से इंडस्ट्री नहीं है, लोगों का पलायन जारी है, और इस प्रकार से क्या हुआ, आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। पाश्चात्य सामाजिक वृत्ति, जैसे कल बताए थे, नेहा से चर्चा किए थे कि शुक्रवार था, ऐसे सामाजिक रूप से अगर पुराना सोच रखेंगे तो वैसा विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैसे अर्थव्यवस्था में अगर कोई आदमी काम करेगा, कोई आदमी सोए रहेगा, अर्थव्यवस्था में कौन योगदान दे रहा है, जो काम कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यह चीज है, जिसे तुम सोए भी रहोगे, सोते हुए भी तबियत कुछ खराब हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाए, प्रॉफिट किए, लॉस किए, वहां पे कुछ किए, तो ये भी अर्थव्यवस्था में योगदान देना है। लेकिन एक्टिव रहो, कुछ काम करोगे तब ना। तो अब एक प्रकार ये भी आ गया है, फोर्थ टाइप का। तो यही क्वेश्चन था बीपीएससी का। तो समझे 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय आय पढ़ाए है ना, देखो राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है, ये पढ़ाएंगे और भी। राष्ट्रीय आय से जुड़ा बीपीएससी में कितना क्वेश्चन पूछा गया देख लो तुम लोग। बीपीएससी में आज तक 13 क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ। देखो जरा कैसा आता है राष्ट्रीय आय का जुड़ा हुआ क्वेश्चन। हाँ, तो पहला जवाब हमको देगी पूछे काजल, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जारी करता है। ठीक है, करा एनएसएसओ, नीति आयोग, सीएसओ, प्रधानमंत्री कार्यालय, बताओ। हाँ सीएसओ, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो क्या मारना है, दोनों मारना है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में 66 में, एनएसएसओ, नीति आयोग, सीएसओ, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो अगर सीएसओ खाली रहता तो क्या मारते हैं,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यहाँ, लेकिन अभी समझाए थे ना कि बीपीएससी 5 ऑप्शन दे दिया, तो उसमें यही था 5वां, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक बताओ। बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था ये। तो अब तुम लोग को टेंशन नहीं है, 4 ही ऑप्शन है, वो भी निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें एनएसएसओ भी होगा, सीएसओ भी हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब लेकिन ये सब नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग का अब जो है ऑप्शन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए बनाया गया था। तो इस बात को ध्यान रखना कि 2019 से क्या सीएसओ और एनएसएसओ दोनों मिलकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय संगठनों का आकलन कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को कॉपी में थोड़ा सा लिख लो तो, और उसका बीपीएससी लिख भी देना, क्योंकि क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एकदम आया हुआ है, तुम लोग को लिखवा वहीं पे राष्ट्रीय आय पे, अभी राष्ट्रीय आय खोलो ना, वहीं स्टार मारो, राष्ट्रीय आय पे एक टॉपिक पॉइंट की फिगर, इसलिए बोलते हैं जगह छोड़ते चलो, कुछ कुछ पॉइंट दिखेगा, कुछ कुछ आएगा, उसको लिखवा भी देंगे ताकि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस भी आए। ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में थोड़ा सा 3 लाइन का होगा, लिख लोगे, समझ बेहतर डेवलप होगा। लिखो, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय, इसको नोट्स में अपने कैलकुलेट करना, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, सीएसओ ब्रैकेट में दो, सीएसओ, सीएसओ का गठन 1951 में क्या था, सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी सीएसओ का गठन 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, जो कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था, जो कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था। ठीक है, करता था, इसमें क्या लगा हुआ है, था, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट इसी में लिखो, अगला वर्ष 2019 में करता था, वर्ष 2019 में सीएसओ तथा एनएसएसओ, क्या लिखवाया था फुल फॉर्म एनएसएसओ का, एनएसएसओ, इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी राष्ट्रीय प्रतिदक्ष सर्वेक्षण कार्यालय, कल लिखवाए थे ना। ठीक है, तो वही है, वर्ष 2019 में सीएसओ तथा एनएसएसओ को मिलाकर हाँ लिखवाए थे ना, बस और लिख लो, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है ना, को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकीय देखना, इधर लिखना, सांख्यिकीय कार्यालय ब्रैकेट में लिखना एनएसओ, एनएसओ का गठन किया गया है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। समंकों का आकलन कर रहा है या आकलन कर रहा है 2015-19 के बाद से, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। ठीक है, चलो लिख दिए। चलो अगला क्वेश्चन है, बताना भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग और राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, लेकिन इसमें क्वेश्चन उस समय था नहीं, लेकिन उस समय अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या मारोगे, CSO मारना, और लेकिन ये वाला ऑप्शन रहेगा जब तो NSO का तो NSO मारना। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी का, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, राष्ट्रीय पढ़ाए उसकी गणना जब होगा उसमें एक समस्या है, पहला अल्प रोजगार, दूसरा मुद्रास्फीति, तीसरा बचत का निम्न स्तर, चौथा असंगठित क्षेत्र। असंगठित ही होगा ना, जब असंगठित रहेगा तो कैसे पता चलेगा उसका इनकम कितना है क्या है नहीं है, पता चलेगा। जैसे अल्प रोजगार रहेगा या बचत का निम्न स्तर रहेगा, मुद्रास्फीति, इसमें पता चल जाएगा कितना पैसा आ रहा है कितना, लेकिन असंगठित क्षेत्र संगठन कुछ नहीं है, ऐसे ही किसी को पता नहीं कितना पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यह क्या है, वार्षिक राष्ट्रीय आय की गणना में समस्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त की जाती है, समझे नेहा, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त की जाती है, ऑप्शन है सुनो, जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से, सी राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से क्या है, देश का प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कल, पता नहीं तुम लोग को लिखवाया कि नहीं भी लिखवाया, बीपीएससी में पूछा गया था, उस समय बताओ ये क्वेश्चन हम सही किए थे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, मुद्रा से, जीडीपी से, जनसंख्या से, जीएनपी से। हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित, किससे है, जीडीपी से। ये जो है ना एनसीईआरटी में दिया हुआ था, कहाँ गया बुक जी, ये जो हिंदू वृद्धि दर शायद तुम लोग कल लिखवाए नहीं थे, दिमाग से उतर गया, देखो ठीक किए थे, ये लिखा हुआ है ना, हिंदू वृद्धि दर था ना, इस दर का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय तथा वास्तविक वृद्धि से संबंधित है, यही क्वेश्चन पूछ लिया था बीपीएससी में। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, जीडीपी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड। बिहार का सबसे कम है, उस समय के एग्जाम में 17 में पूछा था, उसमें 54,111 था। इस प्रकार से इकोनॉमिक्स का हम लोग 10 क्वेश्चन देख लिए थे, 13 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 3 क्वेश्चन कॉमन था और ये था, समझी। देखिए बीपीएससी क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बना जी, हाँ यही सब समझ में। बताओ अभी तुम लोग का तैयारी हो रहा है, किस लेवल का हो रहा है, इसका मतलब कुछ समझ में आया, बीपीएससी और यूपीएससी लेवल का है। बीपीएससी यूपीएससी भी तुम लोग को पढ़ा देंगे, क्वेश्चन उसी में रहता है, आगे पीछे रहता है, उसमें 2-4 ऑप्शन और क्लिस्ट रहता है, तो तुम लोग ये समझ के रहो कि तुम लोग का सबका बीपीएससी का तैयारी हो रहा है, इसीलिए एग्जाम को क्या करना है, क्लास को मिस नहीं करना है, लगातार पढ़ते रहना है। जैसे ग्रेजुएट हुए ऐसे वैसे ही फॉर्म क्या कर देना है, भर देना है। लड़की का कितना प्रतिशत आरक्षण है, 35%, कोई दिक्कत नहीं है, और एबीसी कैटेगरी हो आराम से सिलेक्शन होगा, इसीलिए खाली तुम लोग को खाली डरना मत, ठीक है, कि भाई बीपीएससी एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है, हौसला रखोगी तो हो जाएगा। हालांकि पीटी सबसे डिफिकल्ट है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू, 3 चरण है, ठीक है, लेकिन सबका तरीका है, इसीलिए सबसे पहले पीटी पे काम करो। जब तुम लोग अभी तुम लोग दौड़ रहे हैं रवि, अभी दौड़ने में मन लगता होगा, दर्द होता होगा, कुछ भी होता होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना सब दर्द फर्द भूल जाओगे, तब उस समय कुछ समझना है, खाली दौड़ना है और हमको बस फिजिकल क्वालिफाई करना है, समझे। वही बात है, जब पीटी आदमी का निकलता है ना उसमें अलग जो है कॉन्फिडेंस आता है, और तब पढ़ने में और लिखने में और दौड़ने में और मजा आएगा तुम लोग को। चलो ये हो गया, अब थोड़ा सा जो है हम लोग देखते हैं मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं। मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तुम लोग पढ़े हो ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखो बीपीएससी में तुम लोग को सबसे पहले तो हम डर हटा रहे हैं, ये बीपीएससी कोई तोप चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इंसान ही देता है, हमारे तुम्हारे टाइप का इंसान देता है, केवल उसको क्या है सही डायरेक्शन मिला रहता है, सही रूप से पढ़ा होता है, तो उसका सिलेक्शन ज्यादा जल्दी हो जाता है। हम लोग नहीं पढ़े हैं, वैसा कोई बताने वाला नहीं हुआ, वैसा कभी समझ नहीं आया कि बीपीएससी भी दे सकते हैं, इसलिए बीपीएससी नहीं हुआ, लेकिन चाहोगे तो बीपीएससी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, सिलेबस देखेंगे। तो क्वेश्चन देखो नितेश कैसा पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तुम लोग पढ़ चुके हो, और देखते हैं तुम लोग जवाब दे पाते हो। अभी तक टोटल बीपीएससी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बता रहे हैं कितना क्वेश्चन आया है।
टोटल 43 क्वेश्चन आया, टोटल 43 क्वेश्चन आया है, जिसमें टाइम देखो कितना हुआ जी, हाँ 10 मिनट है, 5 मिनट पहले छोड़ेंगे। आज तुम लोग के साथ हम भी गांव चलेंगे, देखेंगे पानी का क्या स्थिति है, इसलिए 5 क्वेश्चन करो फिर छुट्टी देंगे। नितेश, पहला क्वेश्चन तो 20 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बताओ नेहा, बिना ऑप्शन के बताओ। साइमा, बिना ऑप्शन के पढ़ी हो ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तुम तो बीच में 3 महीना 4 महीना गायब हो गए थे ना, हाँ रुको एक एक करके आने दो। हाँ आयुषी बताओ, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सिंपल बताओ तुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाँ 72। मिथुन बताओ, 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? ह्यूम किए थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। अरे वो तो हाईएस्ट लेवल के थे ना, असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ऐसा पहले पूछा जाता था, 2019 2020 तक ऐसा पूछा गया। पिछले 3-4 साल से थोड़ा क्वेश्चन का टर्म चेंज हुआ है। तो जो टर्म चेंज हुआ है 2023 में जो पूछा गया था, रुको 1 मिनट, 65वीं में जो पूछा गया था या फिर जो हाल में पूछा गया था वो पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय, जैसे 2020 में पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2, 33, 30, 41। 33। कितने लोगों ने भाग लिया था? 33। ये पूछा गया था इसमें 2020 में। अब देखो और देखें 2020 का वाइस का निकालें। हाँ 2022 का क्वेश्चन है, 67वीं बीपीएससी, अभी 70वीं होगा, 67वीं में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन के अध्यक्ष बताओ साइमा। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में 2 हुआ था ना, बांकीपुर अधिवेशन और गया अधिवेशन। हाँ 1922 में हुआ था गया। गया में अध्यक्ष था कौन किए थे? अर्चना, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा। ऑप्शन देते हैं, चितरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन के? चितरंजन दास थे 1922 में गया अधिवेशन में, ठीक है। और इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, देखो जैसे रिपीट का देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ये 23 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन 20 में 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गया अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? CR दास, यही 2020 में। और यही देखो 22 में रिपीट हुआ था क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन रिपीट भी होता है, इसका मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर पढ़ के जाना है ना। तो प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल से हम लोग क्या करेंगे? मंडे से हम लोग इसको भी करेंगे। अगर देखेंगे थोड़ा पानी अगर ज्यादा बढ़ेगा तो 1-2 दिन क्लास को ब्रेक कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लड़का गांव से आता है, जिसका गांव का अभी स्थिति क्या है, गांव में उसका सख्त जरूरत है उसका, इसीलिए घर परिवार को देखना भी जरूरी है। इसलिए 2-3 दिन का क्या दे देंगे? ब्रेक दे देंगे। 2-3 दिन में अपना नोट्स बना लेना, रिलैक्स कर देना, फिर जब से क्लास चलेगा फिर हम लोग क्या चलेंगे, यही चलेगा, ठीक है। वैसे हम भी कल गाँव जाते हैं, लेकिन स्थिति बताया नितेश कि गाड़ी पास नहीं हो रहा है, इसीलिए अब जो है आज हम जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं ट्रेन से ही, देखते हैं वहाँ घर का क्या स्थिति है, ठीक है सजन। तो क्या करना है? मन से पढ़ाई करना। भोला बाबा आएंगे सपना में त्रिशूल लेके, समझे, डमरू बजाते हुए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास।